ओके, तो कंडीशंस फॉर सक्सेसफुल डीवैल्यूएशन में सबसे पहला मार्शल लर्नर अप्रोच कहती है कि इंपोर्ट की इलास्टिसिटी शुड बी ग्रेटर देन 1, एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी शुड बी ग्रेटर देन 1। तो दोनों की कंबाइंड इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी फॉर डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट्स शुड बी ग्रेटर देन 1। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? Is it clear? Yes, madam. Yes, madam. Second was trading surplus approach या Keynesian approach। ये कहती है कि एक कंट्री के पास इनफ सरप्लस होना चाहिए, इनफ गुड्स होने चाहिए ताकि वो क्या कर सके, खुद तो प्रोडक्शन करके कंज्यूम कर सके, साथ ही साथ दूसरी कंट्री को गुड्स क्या कर सके, दूसरी कंट्री को गुड्स सप्लाई कर सके। तो अपनी कॉपीज में एक बार उसको देख लीजिए कैसे उसका इक्वेशन बनाया था। ट्रेडिंग सरप्लस इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखा था बोलो? टोटल प्रोडक्शन माइनस टोटल एब्जॉर्प्शन। हाँ, टोटल प्रोडक्शन माइनस टोटल एब्जॉर्प्शन। टोटल प्रोडक्शन मतलब जितना प्रोडक्शन इकोनॉमी में किया है, माइनस एब्जॉर्प्शन जितना कि हमने खुद ही कंज्यूम कर लिया, हमारी कंट्री के लोगों को ही जितनी जरूरत है, दोनों को माइनस करेंगे तब हमारे पास बचेगा सरप्लस, जो कि हम दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट या सप्लाई करने वाले हैं। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? फिर क्या लिखा था? ट्रेडिंग सरप्लस इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन को क्या लिखा है? टोटल प्रोडक्शन भी लिखा है मैडम, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। हाँ, टोटल प्रोडक्शन पहले माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो जो भी एब्जॉर्प्शन कंट्री में हो रहा है, जो भी गुड्स कंट्री में खरीदे जा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे क्या? टोटल एक्सपेंडिचर। सो टोटल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। थर्ड लाइन में प्रोडक्शन इज सेम एज इनकम, मैंने समझाया था ऑफलाइन क्लास में। यस, जितना गुड्स में, जितने कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उतनी ही इनकम जनरेट होती है, तो प्रोडक्शन बिकम्स इक्वल टू इनकम। तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। y माइनस a, एक्सपेंडिचर को आई थिंक a से डिनोट किया था, एंड एक्सपेंडिचर को भी हम बाइफरकेट कर सकते हैं इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर इज फर्दर subdivided into consumption expenditure C plus investment expenditure I. Is it clear? Understood everyone? ये हमने सबने नोट्स में लिखा है, दिख रहा है सबको कॉपीज में? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट आते, थर्ड कंडीशन फॉर सक्सेसफुल डीवैल्यूएशन क्या था? यहाँ से आपने वीडियो लेक्चर्स देखना शुरू किया था। थर्ड कंडीशन फॉर सक्सेसफुल डीवैल्यूएशन, Export of goods must be non-traditional items. हाँ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऐसे होने चाहिए जो नॉन ट्रेडिशनल हो, यानी जो सिर्फ आपकी कंट्री सेल करती हो, जब भी उनकी प्राइस में जरा सा चेंज आने से उनकी क्वांटिटी, एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप प्राइमरी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, दैट इज द रेगुलर प्रोडक्ट्स, अगर आप सेल कर रहे हो जो दूसरी कंट्रीज भी सेल करती है, तो फिर इतना चेंज नहीं आएगा आपके एक्सपोर्ट्स में। डीवैल्यूएशन के कारण एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए, और एक्सपोर्ट्स तभी 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 बढ़ेंगे व्हेन यू आर सेलिंग नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स, दैट इज द आइटम्स व्हिच यू आर सेलिंग आर यूनिक। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next condition for successful devaluation was Internal stability of prices. यस, इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीवैल्यूएशन के कारण इंपोर्ट्स बिकम डैश। बोलो, डीवैल्यूएशन के कारण इंपोर्ट्स बिकम डैश, इंक्रीजेस। डीवैल्यूएशन करते हैं इसीलिए ताकि इंपोर्ट्स क्या हो जाए, बढ़ गया। इंपोर्ट्स बढ़ जाए। हम डिवैल्यूएशन से तो इंपोर्ट की प्राइस बढ़ती है और इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं। हाँ, इंपोर्ट कम होता है। हाँ, इंपोर्ट कम हो जाएगा। यस, इंपोर्ट कम हो जाएगा, या फिर इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे। तो अगर ऑयल आप इंपोर्ट करते हो, ऑयल कॉस्टली हो रहा है आपको, तो कंट्री में बाकी सारी चीजों की भी प्राइसेस बढ़ेगी।
बढ़ेगी। तो आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, यानी इंटरनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए कंट्री के अंदर। एक्सचेंज रेट को मैनेज करने की वजह से अंदर कंट्री के प्राइसेस ऑफ गुड्स में चेंज नहीं आए। नहीं वेरी होगा। गुड, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट कंडीशन वाज डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर export and import must be greater than elasticity of demand for elasticity of supply of import and export. Now this I am not explaining, इसको learn कर लेना। Demand की elasticity of both export as well as import should be more than supply की elasticity of export and import. Supply की elasticity of export and import. Is it clear? Yes or no? Yes, ma'am. किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होनी चाहिए? किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होनी चाहिए? डिमांड की। डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मस्ट बी ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। नाउ मैंने वीडियो में से समझाया था, बट एमसीक्यू पॉइंट के लिए समझना वो नहीं है, इसको ये पॉइंट आना चाहिए बस। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट, जो मुझे ये थी कंडीशंस नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल डिवैल्यूएशन। चलिए, तो बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम को सॉल्व करने का पहला तरीका होता है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इज इट क्लियर? बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम को सॉल्व करने का फर्स्ट तरीका इज व्हाट? डिवैल्यूएशन। और दूसरे तरीके कौन से होते हैं बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम को सॉल्व करने के लिए? दैट इज गिवन ऑन द पेज नंबर 21. That is given in the page number 21 of your pamphlet. चलिए, तो डिस्कस कर लेते हैं दूसरे तरीके जिससे बीओपी का डिसइक्विलिब्रियम कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें आते हैं डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंपोर्ट। डायरेक्टली इंपोर्ट पर कंट्रोल लगाओ, तो इसमें उन्होंने पहला पॉइंट दिया है एक्सचेंज कंट्रोल। दिख रहा है सबको पैम्पलेट में, पेज नंबर 21। यस मैम। चलिए, एक्सचेंज कंट्रोल कल ही समझाया था। एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है? एक्सचेंज कंट्रोल जब गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इजीली डॉलर्स को मार्केट में अवेलेबल नहीं होने देती। यस, सारे एक्सपोर्टर्स को अपनी जो भी अर्निंग्स है डॉलर के फॉर्म में, वो किसको देनी पड़ती है? सेंट्रल बैंक को सरेंडर करनी पड़ती है। सेंट्रल बैंक इन रिटर्न रुपी दे देती है, बट डॉलर्स या फॉरेन करेंसीज तो सेंट्रल बैंक ही मेंटेन करती है और सिर्फ यूजफुल पर्पस के लिए ही अवेलेबल करवाती है। सेकेंड इज इंपोर्ट कोटास। चलिए, ये भी कल समझाया था। व्हाट इज इंपोर्ट कोटास? बोल दो कोई। कोटा यानी क्या? मतलब मैम फिक्स्ड रहता है कि इतना आपको इंपोर्ट करने का है, क्वांटिटी फिक्स रहती है। यस, लिमिट ऑन द क्वांटिटी। क्वांटिटी फिक्स कर दी गई है कि इतने ही गुड्स इंपोर्ट करने हैं, इससे ज्यादा नहीं। इंपोर्ट ड्यूटीज, बताओ ड्यूटीज क्या होती है? क्या लगाना? हाई चार्जेस या टैक्स लगाना इंपोर्ट पर। अगर इंपोर्ट्स पर टैक्स लगाएंगे तो इंपोर्ट क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। हाँ ईशान, मुझे क्वेश्चन याद आया, कल आपने पूछा था, तो ठीक है। तो दिस वाज बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने का तरीका। हाँ ईशान, कौन से पेज पर था वो क्वेश्चन? एमसीक्यू पैम्पलेट के कौन से पेज पर है वो क्वेश्चन? एक सेकंड। पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 22। यस, तो उसका आंसर है अकॉर्डिंग टू पीपीपी थियरी the exchange rate between countries is determined at a point which B answer है equality between respective purchasing power of two countries on a moving par।
नाउ व्हाट इज फिक्स्ड पार एंड मूविंग पार, समझ लो। देखिए फिक्स्ड पार मतलब कि प्राइसेस क्या फिक्स रहती हैं? नहीं, नहीं, Valid प्राइसेस on चेंज। 10 page. पेज नंबर 10 पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 एमसीक्यू पैम्पलेट। Sorry. ठीक है, तो क्या कहना था मैं भूल गई। यस, हाँ, मूविंग पार का मतलब होता है जैसे कि पीपीपी थ्योरी के दो वर्जन्स हैं, एब्सोल्यूट वर्जन एंड रिलेटिव वर्जन। तो एब्सोल्यूट वर्जन सिर्फ बोलता है कि दोनों कंट्रीज में गुड्स की प्राइसेस को कंपेयर करो और एक्सचेंज रेट निकाल लो। पर रिलेटिव पीपीपी जो वर्जन है वो कहता है कि आप नया रेट निकाल सकते हो, क्योंकि प्राइसेस कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही हैं, कम ज्यादा होती जा रही है। तो मूविंग पार मींस प्राइसेस आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग, नथिंग इज फिक्स्ड। फिक्स्ड पार मतलब प्राइस फिक्स है तो ही क्या आप पीपीपी थ्योरी को यूज कर सकते हो? नहीं, पीपीपी थ्योरी कैन बी यूज बोथ एब्सोल्यूट वर्जन एज वेल एज रिलेटिव वर्जन। एब्सोल्यूट वर्जन में सिर्फ आप प्राइसेस को कंपेयर करते हो, रिलेटिव वर्जन में क्योंकि प्राइसेस चेंज हो रही हैं तो आप नया एक्सचेंज रेट भी निकाल सकते हो। दैट मीन्स प्राइसेस आर ऑन अ मूविंग स्केल या फिर प्राइसेस आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग, इसीलिए मूविंग पार इज द आंसर। ठीक है, ठीक तो है। दूसरा वाला क्वेश्चन भी मूविंग पार ही कर दूं ना? हाँ, मूविंग Yes, ही ma'am. आंसर है, मूविंग इज ओनली द आंसर। चलिए, अभी नेक्स्ट कुछ चीज जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, आप अपने नोट्स कॉपी में देखिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स ओपन कीजिए, एक बार रिवाइज करते हैं और एक दो क्वेश्चंस इससे डिस्कस करने हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है? करंट अकाउंट। सबसे पहला कंपोनेंट इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कंसिस्ट ऑफ सबसे पहला एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दूसरा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल्स यानी सर्विसेज, एंड थर्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? चलिए, तो करंट अकाउंट मैम, इसमें कंसिस्ट, बेसिक बैलेंस का भी कॉन्सेप्ट है, वो कौन सा हाँ concept है? आ रही हूँ आई एक मिनट आई, उस पर भी आई। यस, तो करंट अकाउंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो दिस वाज करंट अकाउंट। देन कम्स नेक्स्ट सेकंड अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ सबसे पहला Private capital account. प्राइवेट कैपिटल अकाउंट। तो प्राइवेट कैपिटल में क्या आता है? प्राइवेट कैपिटल में क्या आता है? Foreign direct investment, portfolio investment. यस, इन्वेस्टमेंट्स, हर तरह का इन्वेस्टमेंट, देन एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लेंडिंग्स एंड बोरोइंग्स, राइट? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? प्राइवेट कैपिटल में जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कॉर्पोरेट हाउसेस क्या कर रहे हैं? बोरोइंग एंड लेंडिंग कर रहे हैं, वेदर इट कैन बी शॉर्ट टर्म और इट कैन बी Long शॉर्ट term. टर्म, लॉन्ग टर्म। Also, second it is what? Foreign direct investment. Banking account. Foreign direct, हाँ रुको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन कर रहा है? प्राइवेट लोग या फिर कॉर्पोरेट हाउसेस। तो ये आएगा प्राइवेट कैपिटल में। चलिए, बैंकिंग कैपिटल में जब यही ट्रांजैक्शंस कौन करता है? बैंक्स Bank करती करती हैं, है. तो बैंकिंग कैपिटल। चलिए, थर्ड पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट वाज Official capital. now what is this official capital? क्या लिखवाया था, पढ़ो। What is this official capital when borrowing? Reserves of foreign currency by RBI. हाँ, so official capital का मतलब है पिटारा ऑफ रिजर्व्स, जो किसके पास है? आरबीआई के पास है। किस चीज का रिजर्व्स है? फॉरेन करेंसीज का रिजर्व्स, पिटारा जो आरबीआई होल्ड कर रही है, दैट इज ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट। एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट इज International institution. International institutional account.
जब भी कंट्री को पैसे की जरूरत होती है एंड कंट्री गोज विथ कटोरा टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड ब्ला ब्ला, जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास जाती है, अगर कंट्री उनसे ट्रांजैक्शन करती है तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल अकाउंट में। इज इट क्लियर? Next was Yes, specie account. Specie Specie account मतलब having gold in which form? Bullion Bullions. form. Ornaments नहीं, कच्चे फॉर्म में गोल्ड को होल्ड करना कहलाता है बुलियन फॉर्म, तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं स्पीशी अकाउंट में। चलिए उसके बाद internal liquidity. liquidity account. so this is liquidity account. हाँ, so this is a third account of BOP, yes or no? Yes, sir. So it is a third account of BOP. Internal liquidity account records what? ध्यान से सुनना, जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऊपर वाले अकाउंट्स में Above the line. क्या होता है, ऊपर वाले अकाउंट्स के कारण डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। डेबिट साइड बड़ी होती है, क्रेडिट साइड कम, या क्रेडिट साइड बड़ी, डेबिट साइड कम। चलिए अब देखते हैं, तो जो ये कम वाला पोर्शन है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए जो डिफरेंस अमाउंट का ट्रांजैक्शन एंटर किया जाता है उसे करते हैं हम इंटरनल लिक्विडिटी अकाउंट में। कंसेप्ट क्लियर है? जब भी बीओपी मैच नहीं होगा तो दोनों को मैच करने के लिए जो डिफरेंस अमाउंट का लिखा जाता है, करने के लिए जो ट्रांजैक्शन करते हैं, हाँ, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल लिक्विडिटी अकाउंट में रिकॉर्ड होगा अंडर द नेम एरर्स एंड commissions. चलिए तो अब मुझे बताइए, इफ बीओपी हैज डेफिसिट, which entry will be passed in internal liquidity account? Debit entry और credit entry? Credit entry. देखिए ऑलरेडी डेफिसिट है बीओपी में। डेफिसिट माने डेबिट साइड इज मोर, डेफिसिट यानी आउटफ्लो ज्यादा है। आउटफ्लो कौन से साइड ऑफ बीओपी पे रिकॉर्ड होता है? Debit side. डेबिट साइड, वेरी गुड। तो डेबिट साइड ऑलरेडी ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो डिफरेंस विल बी रिकॉर्डेड ऑन अ शॉर्टर साइड दैट विल बी द क्रेडिट साइड। क्लियर? तो हम ट्रांजैक्शन कैसा करेंगे? हम ऐसा ट्रांजैक्शन करेंगे जिससे क्रेडिट में एंट्री हो। क्रेडिट में एंट्री हो यानी डॉलर का इनफ्लो हो। तो डॉलर का इनफ्लो कब होगा? जब हम क्या करेंगे, गोल्ड को बेचेंगे, सेलिंग गोल्ड रिजर्व्स हो गया। दूसरा, जब हम दूसरी कंट्री से लोन लेंगे। इज इट क्लियर? तो क्रेडिट में एंट्री करनी है यानी आपको इनफ्लो दिखाना है। तो इनफ्लो दिखाने के लिए यू हैव टू सेल गोल्ड रिजर्व्स फर्स्ट, और यू हैव टू बोरो मनी फ्रॉम दी अनदर कंट्री। ठीक है? कंसेप्ट क्लियर है सबको? वैसे ही अगर हमारा बीओपी का क्रेडिट साइड इज मोर, देयर इज सरप्लस इन बीओपी, तो which side entry we will pass in internal liquidity account? Debit side. क्योंकि सरप्लस है। सरप्लस माने कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड बड़ी है। हाँ, क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है। तो डेबिट में एंट्री करनी है तो ट्रांजैक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा। डेबिट में यानी हमें आउटफ्लो दिखाना है, तो गोल्ड यू विल import और परचेज, राइट? परचेज ऑफ गोल्ड एंड लोन्स आप दूसरों को देंगे कि आप खुद लोन्स लेंगे? दूसरों को देंगे। हाँ, तो लेंडिंग मनी टू अदर कंट्रीज। कंसेप्ट इज क्लियर? यस और नो? Yes. तो है ना, कुछ एमसीक्यूज हैं इसके बैलेंस से रिलेटेड जो पैम्पलेट में कहीं कवर नहीं हुआ है, तो कहीं पे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।
करंट अकाउंट बैलेंस फिर आएगा कैपिटल अकाउंट बैलेंस। MCQ है ये वाला। हाँ इसीलिए पूरा करंट अकाउंट बैलेंस, फिर आएगा कैपिटल अकाउंट बैलेंस, फिर आएगा बेसिक बैलेंस, फिर आएगा अकाउंटिंग बैलेंस, एंड देन देयर विल बी ओवरऑल बैलेंस। ये एक दो एमसीक्यूज में आया है, इसीलिए ये चेन इस तरह से रहती है। करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को हम कहते हैं बेसिक बैलेंस। तो बेसिक बैलेंस इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ current account as well as capital account. Basic balance includes balance of current account as well as capital account. ठीक है, समझ में आया? तो पहले अगर हम बात करें तो एक बात मेरी बात सुन लो, एमसीक्यू में हैपन पहले कैपिटल दिया है फिर करंट दिया है, तो कोई बात नहीं, दोनों में से कोई भी पहले हो सकता है। करंट अकाउंट भी पहले लिख सकते हैं, कैपिटल भी पहले लिख सकते हैं, पर करंट और कैपिटल के बाद क्या आना चाहिए? दोनों के बैलेंस को मिला के क्या कहते हैं? बेसिक बैलेंस, राइट। फिर बेसिक बैलेंस के बाद दोनों साइड्स को मैच करने के लिए जो बैलेंस बनाया जाता है इंटरनल लिक्विडिटी अकाउंट में, वो हो गया अकाउंटिंग बैलेंस। एंड ओवरऑल, हाँ, और ओवरऑल बैलेंस तो पता नहीं, बट ओवरऑल विल कम एट लास्ट। तो कंफ्यूज मत होना, पहले करंट और कैपिटल जरूरी नहीं है, कैपिटल भी पहले आ सकता है। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. चलिए, तो ये एक मुझे बात करनी थी। दूसरी, हाँ, दूसरा मुझे जो डिस्कस करना है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। ऑटोनॉमस स्पेलिंग क्या होती है? MOUS, AUTONOMOUS। हाँ, ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एक दो क्वेश्चंस शायद सुभानपुर, आपको मुझे याद है मैंने कराए थे। तो पहले तो ये कंसेप्ट कौन से पेज पर है वहां पे अंडरलाइन कर लो, अपना पैम्पलेट खोल लो, एमसीक्यू वाला नहीं, नॉर्मल वाला, जो 13 पेज नंबर 13 पर मैंने पहले भी अंडरलाइन करवाया है, अभी भी आप कर लीजिए। 13th पेज पे नहीं, ये तो हाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पहले 14th पे आ जाओ, कंक्लूजन जो लिखा है 14th पेज पे। चलिए, autonomous transactions are the cause of BOP situation and accommodating transactions are the effect of BOP situation. मैंने पहले भी समझाया है, autonomous transactions वो transactions होते हैं जो independent होते हैं, जो profit कमाने के लिए किए जाते हैं, business करने के लिए किए जाते हैं, service provide करने के लिए किए जाते हैं। वो ट्रांजैक्शंस जो इंडिपेंडेंट नेचर के हैं, फर्क नहीं पड़ता उससे बीओपी पे क्या इफेक्ट होगा, दैट डजंट, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बीओपी, वी आर जस्ट डूइंग द ट्रांजैक्शंस विद अदर कंट्री फॉर ईदर प्रॉफिट, फॉर या तो प्रॉफिट, फॉर या तो सर्विस देने के लिए, फॉर या तो बिजनेस करने के लिए, या तो अपने घर पैसे पहुंचाने के लिए। ये वाले ट्रांजैक्शंस भी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस ही होंगे। Accommodating transactions are the effect of BOP, मतलब accommodating transactions वो transactions होते हैं जो BOP की दोनों साइड को मैच करने के लिए किए जाते हैं, मैच करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, वो ट्रांजैक्शंस जो, हाँ, इंटरनल लिक्विडिटी अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो होंगे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, क्योंकि वो जानबूझ के किए जाते हैं ताकि बीओपी की दोनों साइड क्या हो जाए, मैच हो जाए। ठीक है,
चलिए सेकंड आते हैं, सेकंड पॉइंट. But there is a confusion between which is autonomous transaction and which is accommodating transaction. For example, if Malaysia exports the rubber of $500 million to US, it looks as autonomous transactions. Simple transaction है export का, it will be autonomous transaction. But if we say that Malaysia has exported the rubber of $500 million to Avoid the problem of of BOP. BOP को सॉल्व करने के लिए अगर किया है या कोई भी ट्रांजैक्शन होगा कैसा, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन. चलिए तो थर्ड पॉइंट, फॉर अकाउंटिंग पर्पस all the current and capital account transactions are treated as Autonomous transaction. ऑटोनॉमस. जितने भी ट्रांजैक्शंस करंट और कैपिटल अकाउंट में होते हैं वो ऑटोनॉमस होते हैं. Whereas all the entries in international liquidity account या internal liquidity account are treated as accommodating transaction. क्लियर कंसेप्ट है. करंट और कैपिटल में प्रॉफिट के लिए, बिजनेस के लिए अपने घर पहुंचाना है, पैसे देना है. अगर ये भी एक ट्रांजैक्शन आता है कि कोई एक बंदा है वो अपने घर पैसे पहुंचा रहा है तो इट इज अकोमोडेटिंग. उसको फर्क नहीं पड़ता कि बीओपी पे इस पे क्या इफेक्ट होगा. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस चलिए मैडम. अभी देखो एक, हाँ मैम कैपिटल में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो भी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होगा ना? अब यस, पर हम जनरल वे में, जनरल जब भी करंट और कैपिटल की बात करते हैं तो वो ऑटोनॉमस बोलते हैं. पर यस यू आर करेक्ट कि करंट में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग और लेंडिंग की है वो तो हमने इसीलिए की है क्योंकि हम ऑलरेडी डेफिसिट में हैं तो ही हम बोरो कर रहे हैं. तो दैट इज यस श्योर दैट इज अकोमोडेटिंग. बट जब ओवरऑल कैपिटल बोलते हैं तो इट इज कंसिडर्ड एज ऑटोनॉमस. तो मैम एमसीक्यू में अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा तो अभी तक तो मेरे को कोई एमसीक्यू ऐसा दिखा नहीं है क्योंकि जनरली कैपिटल और करंट ऐसा आएगा ही नहीं. कैपिटल और करंट इट इज क्लियरली सेड इट इज ऑटोनॉमस. बट अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल पूछा तो इट इज अकोमोडेटिंग. यस, क्योंकि हमने लेंडिंग या बोरोइंग की इसीलिए ताकि हम हमारे बीओपी की डेफिसिट को सॉल्व कर सके. ठीक है मैम. चलिए तो अब मुझे एक और चीज थी, पेज नंबर 13 पर एक पॉइंट है वो भी मुझे अंडरलाइन करवाना था. दैट इज इम्पोर्टेंट. पेज नंबर 13 पर नीचे नीचे है, देखिए. फॉर एग्जाम्पल इफ इंडिया सफर्स अ डेफिसिट ऑफ $100 million to US and to solve it India has to export the gold of $100 million. तो ये बीओपी को सॉल्व करने के लिए किया गया है. तो इट विल बी विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन? Accommodating. Accommodating transactions. And here the gold will be considered as, ये important चीज है, here the gold will be considered as International liquidity. Liquidity. हाँ, गोल्ड को कमोडिटी. देखो नेक्स्ट लाइन में, बट इफ साउथ अफ्रीका गोल्ड एक्सपोर्टिंग कंट्री, साउथ अफ्रीका एक गोल्ड एक्सपोर्टिंग कंट्री, उसका बिजनेस ही गोल्ड एक्सपोर्ट करना है, तो इफ इट इज एक्सपोर्टिंग गोल्ड टू यूएस तो वो बीओपी को सॉल्व करने के लिए नहीं कर रही है, वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए कर रही है. तो दैट विल बी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन. एंड हियर गोल्ड इज ट्रीटेड एज, क्या लिखा हुआ है, गोल्ड विल बी ट्रीटेड एज कमोडिटी. ठीक है, दिखा सबको? तो अगर आप गोल्ड या कोई भी कमोडिटी, कोई भी चीज को आप ट्रेड करते हो ताकि सिर्फ बीओपी को सॉल्व कर सको, सो दैट इज व्हाट, बीओपी को सिर्फ अगर सॉल्व करना है तो वो होगा हमारा इंटरनेशनल लिक्विडिटी. और सेम वही चीज अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हो तो दैट इज ट्रीटेड एज अ कमोडिटी. अंडरस्टूड? Yes, Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे इंपॉर्टेंट रिवाइज करवाना है वो है ऑटोमेटिक बीओपी एडजस्टमेंट. उस पर रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पैम्पलेट में और बहुत जगह मिसप्रिंट है तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. चलिए एक बार ऑटोमेटिक बीओपी एडजस्टमेंट. यस, अगर हम ऑटोमेटिक बीओपी एडजस्टमेंट की बात करें तो बीओपी ऑटोमेटिकली दो तरीके से, दो सिस्टम्स में खुद ब खुद एडजस्ट होता है. पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल
एक्सचेंज रेट सिस्टम में आई होप यू ऑल हैव ओपनड योर नोट्स कॉपी। जो मैंने पढ़ाया था वो प्लीज अपने सामने रखना, क्योंकि आपको जवाब देना है, ऐसे ही आपको याद भी होता जाएगा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, दो तरह के से हम बीओपी को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात होती है तो इसमें 3 सब पार्ट्स आते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, बताओ क्या था? फ्लेक्सिबिलिटी इन prices, then flexibility in Interest rate. interest rate, and then Income last level. flexibility in income level। ठीक है, तो जब बीओपी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में यानी एक्सचेंज रेट यहाँ पर क्या है? बोलो। बाकी हाँ, एक्सचेंज रेट यहाँ पे फिक्स है और बाकी चीजें प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट और इनकम लेवल क्या है? प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट और इनकम लेवल क्या? फ्लेक्सिबल है। अंडरस्टूड? यस और नो? यस मैम। चलिए, तो अब फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइस की बात करते हैं। वो कंट्री, पहले तो एजम्पशंस, क्या एजम्पशंस लिए थे? पढ़ो वन बाय वन। क्या एजम्पशंस लिए थे? There are two countries, home country and foreign country. ठीक है, 2 कंट्रीज है, होम कंट्री H एंड फॉरेन कंट्री F। सेकेंड, both the countries have initial BOP equilibrium. दोनों कंट्रीज में इनिशियली बीओपी किसमें है? बोलो। दोनों कंट्रीज में इनिशियली बीओपी किसमें है? इक्विलिब्रियम में है कि डिसइक्विलिब्रियम में है? Equilibrium. इक्विलिब्रियम में है। थर्ड पॉइंट, थर्ड assumption क्या लिया था? कि किसी भी कंट्री के Payment पास from one country to पेमेंट टू वन कंट्री टू अनदर इज डन ओनली इन द फॉर्म ऑफ Gold. gold reserve. हाँ, Gold और reserve. बस यही 3 assumption थे क्या? Free trade. There is हाँ? free trade. There Free is trade. यस, ओके, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है ट्रेड पे। तो ये थे assumptions। अब आते हैं, सबसे पहला फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसेस की बात करते हैं। चलिए, होम कंट्री के लिए देखते हैं होम कंट्री क्या करती है। क्योंकि कंट्री एफ में, फॉरेन कंट्री में एक इनोवेटिव प्रोडक्ट आ जाता है, तो होम कंट्री उस प्रोडक्ट को क्या कर रही है? Import. इंपोर्ट कर रही है। कोई डाउट यहाँ तक? क्योंकि कौन सी कंट्री में, क्योंकि कौन सी कंट्री एफ क्या बना रही है? Innovative product. इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे। तो बाकी क्या सो रहे हैं क्या? इनोवेटिव प्रोडक्ट, दिस इज नॉट फॉर मी, आई हैव ऑलरेडी टॉट, आई विल से ओके यू प्रिपेयर। अरे जवाब तो दो। यस, तो वेयर आई वाज, यस, तो होम कंट्री एक इनोवेटिव प्रोडक्ट, फॉरेन कंट्री एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रही है, तो होम कंट्री उससे इनोवेटिव प्रोडक्ट क्या कर रही है? खरीद रही है। खरीद रही है, इंपोर्ट कर रही है। चलिए, तो पहली सिचुएशन, पहले तो इंपोर्ट क्या था दोनों कंट्रीज में? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या था? Same. इक्वल था। हाँ, फिर क्या हुआ? होम कंट्री में इंपोर्ट बिकेम मोर देन Export. जब होम कंट्री में इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, सो एज अ रिजल्ट देयर इज गोल्ड। गोल्ड क्या करेंगे? आउटफ्लो। Outflow. क्यों गोल्ड आउटफ्लो होगा? क्योंकि भाई इंपोर्ट किया तो पेमेंट किससे के थ्रू करेंगे? पेमेंट किसके थ्रू करेंगे? गोल्ड रिजर्व। गोल्ड के थ्रू करेंगे, तो देयर विल बी गोल्ड व्हाट? Outflow. आउटफ्लो। चलिए, गोल्ड कम हो जाता है। कोई भी कंट्री अपने यहाँ नोट किसके हिसाब से प्रिंट करती है? गोल्ड के हिसाब से प्रिंट करती है। तो अगर गोल्ड कम हो गया तो मनी सप्लाई भी कम हो कम हो मनी, जाएगा। हाँ, कम हो जाएगा। पर अब अपने जो पैम्पलेट्स में कैसे लिखा होता है मैं बताती हूँ। मनी सप्लाई कॉमा प्राइसेस। चलिए, दोनों का इकट्ठा बताओ। मनी सप्लाई क्या हो जाता है?
कम हो decrease, जाता है। तो मनी सप्लाई एंड प्राइस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने समझाया था बिकॉज ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सेज कि अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है तो लोगों के पास पैसा नहीं है, यानी डिमांड भी, जब पैसा नहीं है तो डिमांड भी कम हो जाएगी। चीजों की डिमांड कम होने से चीजों की प्राइस भी कम हो जाएगी। प्राइसेस भी कम हो जाती हैं। तो मनी सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस एंड प्राइस आल्सो डिक्रीजेस। समझ में आया? तो ये लोग कैसे लिखते हैं, मनी सप्लाई कॉमा प्राइस या मनी सप्लाई कॉमा इंटरेस्ट, और दो एरोस बने रहते हैं। तो पहला एरो मनी सप्लाई का होगा और दूसरा एरो पर इसमें प्राइस एक का एमसीक्यू है, इसमें कैसे हाँ एमसीक्यू हाँ तो हाँ डबल मैं आई लिखा है वैसा। हाँ वो Arrow मिस नहीं है। प्रिंट है, वो मिस प्रिंट है, वो एरो लगाना भूल गए, इसीलिए मुझे वो Okay. डिस्कस करना था। हाँ चलिए, तो मनी सप्लाई कम हो गया, प्राइसेस भी कम हो गई। व्हाट विल हैपन नाउ इफ प्राइसेस विल रिड्यूस? क्या सिखाया था, बोल के बताओ, देख के बताओ। प्राइसेस कम हो जाती हैं तो एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। यस, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंट्री के लोगों को हमारे यहाँ के गुड्स सस्ते लगने लगते हैं। क्यों सस्ते? क्योंकि हमारे यहाँ चीजों की प्राइसेस कम हो गई है। कम हो गई, तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज। तो ये जो पहली जो सिचुएशन है, इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, विल बी डेफिसिट, विल बी सॉल्व। क्योंकि पहले क्या सिचुएशन थी, इंपोर्ट वाज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, बट ड्यू टू ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट खुद ब खुद एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गए। तो इंपोर्ट पहले ज्यादा थे, अब एक्सपोर्ट भी ज्यादा हो गए, तो डेफिसिट सिचुएशन क्या हो गई, खुद ब खुद सॉल्व। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? यस मैम। चलिए अभी फॉरेन कंट्री के लिए बता दो, सेम ऐसा, जस्ट उल्टा बोलना है, बोलते जाओ। फॉरेन कंट्री में क्या होता है, पहले तो दोनों कंट्री में इंपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट, देन व्हाट विल हैपन, फॉरेन कंट्री में हु व्हाट इज मोर, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। चलिए, तो एक्सपोर्ट है ज्यादा, तो यहाँ पर गोल्ड आउटफ्लो होगा कि गोल्ड इनफ्लो होगा। इनफ्लो होगा। यहाँ पर गोल्ड आएगा तो यहाँ पर मनी सप्लाई कॉमा प्राइस की बात करें तो मनी सप्लाई विल इंक्रीज। क्योंकि अगर गोल्ड कंट्री में जाएगा ज्यादा आएगा तो करेंसी भी ज्यादा प्रिंट होगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा। यस, मनी सप्लाई विल इंक्रीज एंड प्राइस ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई, प्राइसेस विल आल्सो इंक्रीज। प्राइसेस विल आल्सो इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज हो गए तो इनके एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इनके गुड्स की प्राइसेस क्या हो गई, बढ़ गई, तो ये लोग, दूसरी कंट्री के लोग इनसे गुड्स खरीदना पसंद नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, इनकी जो सिचुएशन थी एक्सपोर्ट ज्यादा होने की, वो सरप्लस विल बी सॉल्व। एनी डाउट इन 2019 में क्वेश्चन पेपर है 2019 का, उसमें सेकंड और थर्ड में सेम क्वेश्चन है पर इसमें आंसर अलग है। चलो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं वो, पर पहले इसके सारे केस कर लें एक बार। चलिए, तो ये तो हुई फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसेस की बात। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसेस में मनी सप्लाई एंड प्राइसेस आर, बोलो, मनी सप्लाई एंड प्राइसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड। ये याद है तो आप कोई भी एमसीक्यू कर सकते हैं। मनी सप्लाई एंड प्राइसेस आर, एवरीबॉडी स्पीक अप, डायरेक्टली रिलेटेड। मनी सप्लाई विल डिक्रीज so price will also डिक्रीज। money supply increases so price will also इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरेस्ट रेट। चलिए फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। कौन सी कंट्री, पहले कंट्री एच। यस, कंट्री एच में क्या सिचुएशन थी, दोनों इक्विलिब्रियम तो हम नहीं लिख रहे, कंट्री एच वाज इंपोर्टिंग, तो इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। तो जब इंपोर्ट करेंगे तो गोल्ड का क्या होता है, आउटफ्लो। आउटफ्लो। हाँ, क्योंकि इंपोर्ट किया है तो पैसा पेमेंट करना है, तो पेमेंट तो गोल्ड से ही करना है, तो गोल्ड आउटफ्लो। गोल्ड आउटफ्लो हुआ तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या हो जाता है, गोल्ड कम हो जाता है। जब मनी सप्लाई कम होता है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है।
तो ये याद रखना। अभी वो कैसे पैम्पलेट्स में कैसे बना हुआ है मैं बताती हूँ। वो लोग साथ में लिखते हैं मनी सप्लाई कॉमा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए दे राइट आर। तो मनी सप्लाई गोल्ड आउटफ्लो के कारण मनी सप्लाई, गोल्ड आउटफ्लो के कारण मनी सप्लाई decreases, and as a result in decrease in money supply interest rate will increase. चलिए, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या लिखवाया था बताइए। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्या होता है? सीन द कॉपी एंड टेल। इस बहाने पढ़ तो लोगे। Deficit will be solved. नो, कुछ तो लिखवाया था बीच में। Our country become Attractive place. हाँ, our country यानी country H becomes attractive place for foreign country. फॉरेन कंट्री। तो इसके लिए आपको क्या लिखा हुआ आएगा? कैपिटल दूसरी कंट्री, हाँ कैपिटल इनफ्लो ये लिखा हुआ आता है। कैपिटल मूवमेंट ये लिखा आता है। कैपिटल इनफ्लो यानी हमारी कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो दूसरी कंट्री को ये लगेगा कि हाँ हमें पैसे कहाँ सेव, कहाँ जमा करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? एच कंट्री में, हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्हें उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ज्यादा मिलेगा। इसीलिए कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम अदर कंट्रीज। एनी डाउट? समझ में आया? कैपिटल इनफ्लो होगा तो हमारी जो डेफिसिट की सिचुएशन थी, हमारी जो डेफिसिट की सिचुएशन थी वो क्या हो जाएगी? खुद ब खुद डेफिसिट सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व। तो मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर व्हाट? आर Inversely related. yes, are what? Everyone speak. मनी सप्लाई और रेट, हाँ मनी सप्लाई एंड प्राइस वाज, मनी सप्लाई एंड प्राइस वाज डायरेक्टली रिलेटेड। हाँ, मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इनवर्सली रिलेटेड। चलिए एफ कंट्री के लिए बोलिए। अब आप बोलेंगे एफ में क्या हो रहा है? पहला पॉइंट क्या लिखूं? इंपोर्ट इज, Export is more than export is more than import. What will happen? Gold Inflow. इनफ्लो। सबको बोलना चाहिए गोल्ड इनफ्लो। गोल्ड के आने से मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो फॉरेन कंट्री में उन लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है? क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। कम मिल रहा है। दे विल मूव देयर कैपिटल टू कैपिटल मूवमेंट H country. हाँ इन अदर कंट्री, इन एच कंट्री। यानी कि यहाँ पे हो रहा है कैपिटल आउटफ्लो। अरे म्यूट हो जाओ जिसके आवाज है। ये देखो सिद्धांत प्लीज म्यूट हो जाओ। हाँ, सो देयर विल बी कैपिटल आउटफ्लो। अब कैपिटल आउटफ्लो यानी जो सिचुएशन एक्सपोर्ट ज्यादा था यानी सरप्लस की थी, वो खुद ब खुद सरप्लस इज सॉल्व्ड, क्योंकि जब एक्सपोर्ट ज्यादा है यानी सरप्लस वाली सिचुएशन थी। पर यहाँ पे तो कैपिटल अब बाहर मूव हो रहा है दूसरी कंट्रीज में, तो सरप्लस इज सॉल्व्ड। कोई डाउट? No, ma'am. नो। चलिए नेक्स्ट आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन income level. फ्लेक्सिबिलिटी इन इनकम लेवल। चलो तो कंट्री एच की बात करते हैं। कंट्री एच में इंपोर्ट इज More than export. चलिए व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट? एवरीबॉडी स्पीक अप। व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट? Gold outflow. गोल्ड आउटफ्लो होगा तो मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या चेंज आएगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट Decreases. कम हो जाएगा। क्यों भाई? अब बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है,
हमारे यहाँ जो भी बिजनेस सेक्टर के लोग हैं जिन्हें लोन की जरूरत है, उन्हें लोन पर कैसा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? उन्हें लोन पर कैसा इंटरेस्ट देना ज्यादा। पड़ रहा है? ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो क्या वो नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे? उन लोन नहीं। ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे तो नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट कम, तो इनकम ऑल्सो डिक्रीजेस बाय विच इफेक्ट? Multiplier effect. इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट से इसकी अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा भी कम होता है तो इनकम बहुत 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 ज्यादा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम हो जाती है। So investment decreases, so income also decreases by multiplier effect. अब इनकम कम हो गई तो क्या होगा? तो Marginal propensity to import import, propensity to import भी कम हो जाएगी। इंपोर्ट करने की शक्ति, इंपोर्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि आपके पास इनकम ही नहीं है। अब इंपोर्ट पहले बढ़ा हुआ था, अब इंपोर्ट खुद ब खुद कम हो गया, तो डेफिसिट सॉल्व्ड। चलिए उसके बाद उल्टा बोल दीजिए अब कंट्री एफ के लिए। कंट्री एफ में व्हाट इज मोर? एक्सपोर्ट इज मोर। एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ज्यादा है तो गोल्ड का क्या होता है? इनफ्लो। इनफ्लो इनफ्लो। तो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट बताओ। मनी सप्लाई डिक्रीजेस, बढ़ेगा, इंक्रीजेस, इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है यानी लोन्स पर इंटरेस्ट क्या हो गया है? कम हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। हाँ, लोन्स पर इंटरेस्ट रेट कम हो गया है यानी लोग इजीली लोन ले सकते हैं, इजीली लोन लेके नया बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो अब ये भी ध्यान रखना है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट आर इनवर्सली। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इनकम भी बढ़ेगा। बढ़ेगा, बढ़ेगी। मल्टीप्लायर इफेक्ट्स। अब इनकम बढ़ जाएगी तो ये लोग ज्यादा, इनकी कैपेसिटी टू इंपोर्ट क्या हो गई? बढ़ जाएगी। हाँ चलो, अरे भाई इनकी बहुत इन लोगों के पास बहुत इनकम है, ये दूसरी कंट्री से आराम से सामान इंपोर्ट करा सकते हैं, तो ये ज्यादा इंपोर्ट कराएंगे। पहले क्या था? एक्सपोर्ट ज्यादा था, अब क्या ज्यादा हो गया? अब क्या ज्यादा हो गया? इंपोर्ट। तो इस वजह से सरप्लस सॉल्व हो गया। इसी बात पर एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है मेरी आंखों के सामने, तो मैं वो कराना चाहती हूँ। वेट अ मिनट। पेज नंबर यार, मेरे को अभी दिखा दो कहाँ गया। इस ऐसा ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 23 उसी के नीचे, पेज नंबर 10 पर ही क्वेश्चन नंबर 23 करें। सब लोग हैं कि चले गए? कितने पार्टिसिपेंट्स बचे? यस मैम। 27। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 करें। तो सबसे पहले लिखा है व्हाट इज ग्रेटर देन व्हाट? इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। इंपोर्ट इज M इज ग्रेटर देन X, तो इंपोर्ट इज ग्रेटर देन X एक्सपोर्ट। यानी कौन सी कंट्री की बात हो रही है? होम कंट्री की। होम कंट्री। H कंट्री की। चलिए तो इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, तो गोल्ड क्या होता है? गोल्ड आउटफ्लो। आउटफ्लो होता है। ठीक है, तो गोल्ड आउटफ्लो होगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा। पर इन्होंने तो क्या लिखा है? मनी सप्लाई इन्होंने क्या लिख दिया है? इंक्रीज है पहले में। हाँ, तो ये तो गलत हो गया। चलिए बी ऑप्शन पे आ जाइए, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। बी पे आ जाइए। पूछा क्या है? अंडर द ऑटोमेटिक बीओपी एडजस्टमेंट। हाँ, बस राइट वाला ही चूज करना है। चलिए बी ऑप्शन इज इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। ठीक है, तो गोल्ड का क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। अगर गोल्ड आउटफ्लो होता है तो मनी सप्लाई डिक्रीजेस।
मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट है अपोजिट, तो मनी सप्लाई कम होगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। बढ़ेगा बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। एंड इट विल डिस्करेज कैपिटल इनफ्लो है। कैसे इट विल डिस्करेज? हम तो देखो, हम इंटरेस्ट वाला देखे हैं, ये रहा स्क्रीन पे मैंने दिखाया है। देखिए मनी सप्लाई डिक्रीजेस, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो अवर कंट्री बिकम्स अट्रैक्टिव प्लेस। सो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इनफ्लो आता है, इनफ्लो होता है। इन्होंने क्या बोला है? डिस्करेज कैपिटल इनफ्लो। तो क्या ये सही है? नो मैम नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो सी देख लेते हैं। सी में बोला है इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, ठीक है। गोल्ड आउटफ्लो, मनी सप्लाई डिक्रीजेस एंड इंटरेस्ट रेट आल्सो डिक्रीजेस। क्या ये सही है? मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट दोनों इनवर्सली है। हाँ तो ये तो इनवर्स। हाँ, तो सी भी गलत। अब डी राइट होगा क्योंकि और कोई ऑप्शन तो है नहीं, पर फिर भी देख लेते हैं। डी मनी सब क्या इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, हाँ जी ठीक है। गोल्ड आउटफ्लो होता है, ठीक है। मनी सप्लाई कम हो जाता है और इंटरेस्ट रेट ऑपोजिट है, तो रेट बढ़ गया। रेट बढ़ गया तो इट विल अट्रैक्ट कैपिटल फॉरेन। हाँ आएगा, दूसरी कंट्री से कैपिटल अट्रैक्ट करेगा, इनफ्लो होगा, लीडिंग टू रिस्टोरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन। मैम उसमें 18 वाला देखो, इसी पेपर में हाँ 18th वाला। चलो पेज नंबर 9 पे है क्वेश्चन नंबर 18th। चलिए बोलिए। तो ये भी इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, चलो ठीक है, तो सब लिखा है इसमें तो चलो लेट्स डू इट। हाँ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, ओके। तो गोल्ड विल गो आउट। यू आर ऑल्सो डूइंग ना, कि मैं ही कर रही हूँ सिर्फ? गोल्ड विल गो, हाँ गोल्ड इज गोइंग आउट, गोल्ड आउटफ्लो। तो मनी सप्लाई क्या हो जाता है? जब गोल्ड दूसरी कंट्री में जाता है तो मनी सप्लाई हमारे यहाँ से, हाँ मनी सप्लाई डिक्रीजेस तो इंटरेस्ट रेट increases. इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट्स आर। फिर देखो इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट कैसे होते हैं, मैं एक बार दिखा देती हूँ स्क्रीन पे। हाँ जी ये रहा, इंटरेस्ट रेट देखिए इंक्रीजेस, तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस, इनवर्सली होता है। पर इन्होंने क्या बोला है? इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस और इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। हाँ तो ये गलत हो गया। में एक ही है, सेम ही आता है सब में। सब में सेम है, देख लेते हैं। चल बी ऑप्शन देखते हैं, चलो आ जाओ। बी ऑप्शन ये है, भी तो एक ही एरर होता है इसमें, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट। मेरे को समझ नहीं आ रहा। लेट्स डू B1 फर्स्ट। मतलब ईशान तुम क्या बोल रहे हो मेरे को नहीं समझ आ रहा है, पर चलो बी वाला मतलब एक ही डायरेक्शन में सारे ऐसा बोलो, एक ही डायरेक्शन में। चलो देखें तो सही बी में। हाँ जी बी में क्या हुआ? इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, ठीक है। तो गोल्ड गोज आउट। कोई डाउट यहाँ तक बी वाले में? गोल्ड गोज आउट। मैम बी आए। अच्छा देख लेते हैं। गोल्ड गोज आउट तो मनी सप्लाई डिक्रीजेस, मनी सप्लाई कम हो गया, तो मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट आर इन्वेस्टली, तो इंटरेस्ट बढ़ गया, रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट, रेट बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टमेंट कम तो मल्टीप्लायर इफेक्ट से इनकम कम हो गई, इनकम कम तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, M स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, M स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट। अभी इनकम कम है तो आप इंपोर्ट भी डिक्रीज हो जाएगा, कम करेंगे। हाँ तो है ना बी ऑप्शन आएगा ना। हाँ क्या हुआ ईशान? कौन सा अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन? समझ नहीं आ रहा था। ओके मैं गलत समझ गया, ठीक है। ठीक है तो 18 हेलो मैडम। हाँ बोलो। मैडम हम कौन से पेज पे कर रहे हैं पहले तो? ये वाला। अरे बाप रे, पूरा क्वेश्चन डिस्कस पहले आगे पूछा है मुझसे। 9th पेज पे। हाँ मैडम, हाँ मैडम, मिल गया। मैम वो इससे पहले वाला पता था। और हम उसी पेपर का सेकंड और थर्ड राइट है ऐसा, एक में फर्स्ट वाला पता था। हाँ चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 18 का BSI अभी मैंने डिस्कस कर लिया है। 18 का BSI। अच्छा और उसी पेपर यानी 2019 पेपर में यू आर आस्किंग मी व्हिच वन? सेकंड।
सेकेंड, तो पेज नंबर 8 पे आ जाएगा फिर वो. Yes. Which of the following causes positive shift in the supply curve of foreign exchange? पॉजिटिव शिफ्ट क्या होता है? सबसे पहले तो पॉजिटिव शिफ्ट यानी राइटवर्ड शिफ्ट, नेगेटिव शिफ्ट यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट. लेफ्टवर्ड. चलिए, तो पहले तो ये समझ लें क्या है, क्वेश्चन समझना आना चाहिए. यस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू पॉजिटिव शिफ्ट इन सप्लाई कर्व? नाउ इफ आई एम ड्राइंग दिस, तो पॉजिटिव शिफ्ट क्या होता है? ये है मेरा डिमांड कर्व, ये है मेरा सप्लाई कर्व, ये है मेरा रेट आर रो. पॉजिटिव शिफ्ट यानी सप्लाई शुड इंक्रीज. मूव टुवर्ड्स राइट, मतलब इट शुड इंक्रीज. चलिए, अब सप्लाई कब होता है इंक्रीज, और पूछा क्या है? चलो, सप्लाई इंक्रीज होना चाहिए. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस, क्या कॉज करता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट एंड इंटरनल लिक्विडिटी अकाउंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड लॉन्ग रन कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड गुड्स एंड सर्विस अकाउंट. आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाट इज दिस? क्या है इसका आंसर? वही भी पर्सनल अकाउंट दिया था उसने. पर्सनल अकाउंट कैन नॉट बी द आंसर. पर्सनल अकाउंट से कैसे शिफ्ट होता है राइटवर्ड? देखो, राइटवर्ड कब शिफ्ट होगा? जब या तो डॉलर विल कम, राइट? डॉलर विल कम. अब डॉलर कम किस किस पे होते हैं? डॉलर कब आएगा? डॉलर आता है कैपिटल अकाउंट पे भी डॉलर आता है. यूनिलेटरल ट्रांसफर अगर आपको मिलेगा गिफ्ट विफ्ट तो भी डॉलर आएगा. गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंट पे भी डॉलर आता है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करोगे तो भी डॉलर आएगा. तो पर्सनल अकाउंट तो कुछ होता ही नहीं है. तो द क्वेश्चन इज, मेरे हिसाब से क्वेश्चन होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही. मैम उसमें ऑप्शंस भी अलग है. हाँ. Which of the following cause positive shift in supply curve? यानी supply curve will increase. Positive यानी supply increase. Supply curve increase होती है जब डॉलर आन दो. ठीक है. अब पॉपुलेशन और डॉलर का क्या मतलब? ठीक है, चलो नेक्स्ट. इंक्रीज इन पॉपुलेशन, परचेज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी. चलिए, बी में परचेज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी परचेज करेंगे तो डॉलर आएंगे. बताइए. जाएंगे. डॉलर परचेज, हाँ, फॉरेन टेक्नोलॉजी खरीदेंगे तो डॉलर जाएंगे. तो ना तो पॉपुलेशन सही है, ना तो परचेज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी सही है. चलिए, इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपोर्ट. हाँ जी, एक्सपोर्ट करेंगे ज्यादा, कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो डॉलर आएंगे. विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ये तो बता सकते हो. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ऐसा क्वेश्चन समझ में आता है, सेकंड में देयर इज सम एरर. आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग दिस आंसर. चलो, तो सी इज करेक्ट. समझ में आया कैसे सी इज करेक्ट? सप्लाई बढ़ना यानी डॉलर आना, डिमांड बढ़ना यानी डॉलर जाना, ये आना चाहिए. चलिए, और भी मेरे को एक आध मिला है एक अच्छा क्वेश्चन. मैम उसमें उसी पेज पे 30 वाला, पेज नंबर बोलो. 8 पे ऊपर 30. अच्छा, ऊपर वाला 30. Concept of basic balance in balance of payment does not include automatic transaction. Automatic क्या होता है? वाला ऑटोनॉमस वाला. हाँ, ऑटोनॉमस होता है ना. ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, accommodating transaction, short term capital, none of the above. चलो मैं बताती हूँ. बेसिक बैलेंस यानी किन दोनों का बैलेंस मिला के बेसिक बैलेंस मिलता है? करंट एंड कैपिटल. हाँ, और करंट और कैपिटल अकाउंट में ओनली विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस. तो अभी कंसेप्ट ऑफ बेसिक बैलेंस डज नॉट इंक्लूड. तो फिर मैम बी और सी दोनों आना चाहिए ना. ये शॉर्ट टर्म कैपिटल क्यों? शॉर्ट टर्म कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में आता है. अपन ने पढ़ा तो है कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. तो शॉर्ट टर्म भी तो किसका पार्ट हुआ? कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट. हाँ, तो आंसर इज बी, accommodating transaction. चलिए, मेरे को एक मिला है क्वेश्चन, यही बेसिक बैलेंस से रिलेटेड. मैंने अभी जस्ट देखा, भूल गया.
चल हाँ ये पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 मिला सबको? Yes, ma'am. Choose the correct order. Capital account balance, A. current account balance, basic balance, overall balance. Yes, A is correct. B देख लेते हैं तो basic balance पहले कैसे आ जाएगा current से? तो गलत. Current account balance, basic balance, overall balance, full employment balance. तो C भी सही हो सकता है, पर C में current account के साथ साथ basic balance में क्या आना चाहिए? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी आना चाहिए, तो सी इसीलिए गलत है। और डी में बैलेंस ऑफ बेसिक बैलेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट अकाउंट, करंट लास्ट में कैसे आ गया, पीछे कैसे आ गया? चलिए तो सी इज करेक्ट। अब मुझे इसी पेज पे पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करना है। नाइस क्वेश्चन इट इज। करें डिस्कस? Yes, ma'am. चलिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में? An exchange rate below its equilibrium exchange rate leads to। चलिए तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? जब भी इक्विलिब्रियम की बात करें तो आपको बनाकर ही देखना पड़ेगा। दिस इज DD is a demand curve, SS is the supply curve, this is rate RO। अब उन्होंने कौन सा रेट बोला है? उन्होंने किसकी बात की है? पढ़ो क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम। पढ़ो। एन एक्सचेंज रेट Below its equilibrium. बिलो इट्स तो आरओ ओवर है, और अगर बिलो इक्विलिब्रियम लेते हैं, चलो बिलो इक्विलिब्रियम लेते हैं R1। हाँ जी, अब बिलो इक्विलिब्रियम में कौन ज्यादा है? जो बाहर निकला हुआ होता है वो ज्यादा होता है। तो बिलो में कौन ज्यादा है? डिमांड ज्यादा है कि सप्लाई ज्यादा है? डिमांड। Demand. डिमांड ज्यादा है। ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. डिमांड का मुंह बाहर है, सप्लाई अंदर है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। चलिए और क्या बोला है? अब देखिए, अगर इक्विलिब्रियम रेट 70 है, बिलो होगा कोई रेट तो 68। तो इसमें हमारी करेंसी अंडर वैल्यू हो रही है कि ओवर वैल्यू हो रही है? Under value. अंडर वैल्यू। नो बेटा, जब रेट कम होता है, रेट कम हो जाता है तो करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट होती है, बढ़ती है, यानी ओवर वैल्यू हो रही है। इज इट क्लियर? डी वैल्यू कब होगी? जब रेट बढ़ेगा। बढ़ेगा। चलिए तो मैंने तो दो चीजें मेरे को समझ में आई। डिमांड और सप्लाई मैंने बना लिए। रेट मैंने 70 माना इक्विलिब्रियम। उन्होंने बोला था रेट लोअर देन बिलो इक्विलिब्रियम रेट। बिलो इक्विलिब्रियम बना के देखा, किसका मुंह बाहर है? डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। मुझे पता है जब रेट कम होता है यानी करेंसी की, होम करेंसी की वैल्यू कम होती है। बेटो, जब रेट कम होता है तब होम करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी है। बढ़ती है, उल्टा होता है। चलिए अब उन्होंने क्या पूछा है? हाँ, एन एक्सचेंज रेट बिलो इट्स इक्विलिब्रियम रेट लीड्स टू बीओपी सरप्लस। डिमांड ज्यादा होगी तो सरप्लस होगा क्या? डेफिसिट होगा। डिमांड आ रहा है, हमें डॉलर चाहिए, पेमेंट करना है तो डेफिसिट, तो सरप्लस तो है ही नहीं। तो दोनों ऑप्शन सरप्लस के गलत हो गए। अब आ जाओ, बीओपी विल बी एट डेफिसिट एंड डोमेस्टिक करेंसी क्या हो रही है? Overvalued. ओवर वैल्यू। सी इज द राइट ऑप्शन। कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? यस। जब डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से, यानी डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, मतलब आपको डॉलर खरीदने हैं ताकि आप क्या कर सको? डॉलर चाहिए ताकि क्या कर सको बेटा? पेमेंट कर सको। पेमेंट करना है तो दैट विल लीड टू
डेफिसिट डेफिसिट, तो ये की हो गया। अच्छा मुझे बताइए सप्लाई ज्यादा है डिमांड से तो सरप्लस हाँ, क्योंकि सप्लाई यानी आ रहा है, डॉलर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यानी इनफ्लो ज्यादा है, यानी सरप्लस ठीक है। चलिए, तो यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। कहीं पे भी डाउट आए तो आप मुझे पूछना। एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ओनली दीज मेनी स्टूडेंट्स आर रिमेनिंग। चलिए, एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें एरोज नहीं लगे हुए हैं, जैसे कि पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन 28 दिखा। हाँ मैम। इसमें ना कोई एरो नहीं है, मनी सप्लाई के आगे कोई एरो नहीं है, वाई के आगे ना आई लिख दिया है 1 एरो लगाना भूल गए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। समझ में आया? देयर इज मिसप्रिंट इन दिस क्वेश्चन, जिसमें एरोज नहीं है वो क्वेश्चन मिसप्रिंटेड ही कहलाएगा। चलिए, तो प्लीज ऑटोमेटिक बीओपी एडजस्टमेंट ध्यान से करना, सारे टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू जरूर करना। कोई भी डाउट हो यू कैन व्हाट्सएप। ओके, so I end the class here. All the best. So read question twice before answering. बाकी तो फिर चलो, बाय बाय। बाय मैम बाय बाय मैम बाय बेटा, बाय। Bye, ऑल द ma'am. बेस्ट, बाय बाय।